दोस्तों, स्वागत है सबका ताऊजी ज्ञान के इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। बचपन से लगभग सभी को यही लगता है कि जेब में पड़ा हुआ पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए, बिना किसी देरी के दौलत बनाने की इस पूरी मास्टर क्लास को गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल यही आता है कि क्या जेब में रखा वो 500 का नोट सच में वेल्थ है? देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है जिसमें 99% लोग फंसे हुए हैं। ये नोट खुद में कोई दौलत नहीं है। असल में ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं होती। इसकी ताकत इस कागज में नहीं, बल्कि सोसाइटी के एक शेयर्ड ट्रस्ट में छिपी है। पैसा सिर्फ और सिर्फ विनिमय का एक माध्यम है, यानी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब कोई मेहनत करता है, अपना वक्त देता है, तो वो अपना पसीना इस पेपर में कन्वर्ट कर लेता है। पैसा बस इस एफर्ट को स्टोर करने का एक जरिया भर है, असली वेल्थ बिल्कुल नहीं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने के लिए आइए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है काजू। काजू फाइनेंशियली थोड़ा अनजान है। ये सिर्फ एक बड़ी इनकम के लिए दिन रात भागता है, बैंक अकाउंट में बड़ा कैश देखकर खुश हो जाता है और इसका बस एक ही सपना है, रातों रात जल्दी से अमीर बनना। पर रियलिटी बड़ी कड़वी है दोस्तों। हाई इनकम आने के बावजूद काजू अंदर से हमेशा फाइनेंशियली खाली हाथ ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ है अपना मोटा भाई। मोटा भाई की फाइनेंशियल समझ काफी गहरी है। इसे पता है कि असली वेल्थ बैंक का कैश नहीं, बल्कि रियल एस्टेट, बिजनेस और शेयर्स जैसे एसेट्स होते हैं। मोटा भाई के पास सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। वो ऐसी चीजें बनाता है जो उसके सोते हुए भी उसके लिए पैसा बनाती रहे। तो यहां से एक सबसे अहम मुद्दा निकल कर आता है। इनकम एक इंसान को सिर्फ जिंदा रखती है, पर असली वेल्थ इंसान को आजाद करती है। इसे समझने के लिए कैश फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। काजू की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो कमाता कम है, उसकी असली समस्या है उसकी लीकी बकेट। उसकी इस फाइनेंशियल बाल्टी में छेद हैं। वो छुपे हुए खर्चे, जैसे रोज बाहर की महंगी कॉफी पीना, बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये छोटी छोटी चीजें उसकी पूरी हाई इनकम को ड्रेन कर देती हैं। ये बिल्कुल साबित करता है कि ज्यादा इनकम का मतलब हरगिज वेल्थ नहीं होता। अब आइए देखते हैं कि मोटा भाई इन लीकी बकेट्स को कैसे ठीक करता है। इसमें ये 50-30-20 का बजटिंग रूल बहुत काम आता है। काजू जैसे लोगों को लगता है कि बजट बनाने का मतलब है जिंदगी के सारे मजे खत्म हो जाना, पर दोस्तों सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। बजट कोई पाबंदी नहीं है, ये तो एक नक्शा है। ये पैसों को बताता है कि उन्हें आखिर जाना कहां है। इस नियम के हिसाब से इनकम को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 50% नीड्स के लिए, यानी किराया, राशन, जिसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। 30% वांट्स के लिए, जैसे मूवी देखना या दोस्तों के साथ बाहर खाना, ताकि जिंदगी में घुटन महसूस ना हो। और सबसे जरूरी बाकी 20% सेविंग्स के लिए, जो आने वाले कल की ढाल बनेगा। ये नियम वेल्थ बनाने का एकदम पक्का रास्ता है। और इस बचत को डिसिप्लिन से करने के बाद इस सेविंग पिरामिड के ऊपर चढ़ा जा सकता है। ये स्टेप्स बहुत सोच समझकर डिजाइन किए गए हैं। बेस में है इनकम, उसके बाद आती है सेविंग्स। लेकिन यहां सबसे क्रूशियल स्टेप आता है जहां मैक्सिमम लोग चूक जाते हैं, और वो है स्टेप 3, यानी इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने के खर्चों का पैसा किसी अलग बैंक अकाउंट पे लॉक करके रखना, सच कहूं तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अगर किसी ने इस इमरजेंसी फंड के स्टेप को छोड़ दिया और डायरेक्ट अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, तो ध्यान रखिए, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी या जॉब छूटेगी, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम टिंकी की तरह बिखर जाएगा। इसलिए इसे पहले बनाना जरूरी है, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी असली वेल्थ क्रिएट होती है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक ऐसी चीज है जो इस फास्ट फॉरवर्ड जमाने में कहीं गुम हो गई है। इन्वेस्टमेंट के बादशाह वॉरेन बफेट साहब ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। Everyone wants to get rich, but nobody wants to do it slowly. हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर धीरे धीरे कोई नहीं बनना चाहता। दोस्तों, काजू को सब कुछ कल सुबह तक चाहिए। वो क्रिप्टो में दांव लगाकर रातों रात अमीर बनकर शो ऑफ करना चाहता है, और सच कहूं तो यही माइंडसेट सबसे जल्दी डुबाता है। जबकि मोटा भाई समझदार है, वो जानता है कि वेल्थ एक दिन का गेम नहीं है, इसमें लंबा वक्त लगता है। चलिए अब एक और बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। हम सभी को लगता है कि बैंक एक बहुत बड़ा सेफ लॉकर है और वहां रखा हमारा पैसा आराम से सो रहा है। असलियत में बैंक कोई लॉकर नहीं है।
बैंक बस एक मिडलमैन है, एक दलाल की तरह। हम जो 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक तुरंत वही पैसा मोटा भाई जैसे लोगों को बिजनेस चलाने के लिए उधार दे देता है और बीच का इंटरेस्ट खुद प्रॉफिट के रूप में रख लेता है। बैंक अपने पास सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा रिजर्व कैश रखता है। अब जरा सोचिए, अगर देश के सारे लोग एक ही दिन बैंक में घुस जाएं और अपना जमा किया हुआ सारा फिजिकल कैश वापस मांगने लगे तो बैंक तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। इकोनॉमी की भाषा में इसे बैंक रन कहते हैं। और इन सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस 6.50% के नंबर को ही ले लीजिए। दोस्तों, मार्केट में पैसा भी बिकता है और पैसों की इस कीमत को इंटरेस्ट रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फरवरी 2023 में जब इकोनॉमी बहुत तेजी से ओवरहीट हो रही थी और महंगाई आसमान छू रही थी, तो आरबीआई ने ये इंटरेस्ट रेट, जिसे रेपो रेट कहते हैं, बढ़ाकर 6.50% कर दिया। आरबीआई डायरेक्टली आम आदमी के पास नहीं आता, पर वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस एक छोटे से कदम से बैंक्स के लोन महंगे हो गए, काजू जैसे लोगों की गाड़ियों और घर की ईएमआईज बढ़ गई, लोगों ने डर के मारे खर्चा कम कर दिया और आखिर में महंगाई कंट्रोल में आ गई। तो आरबीआई इकोनॉमी का ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों है। चलिए अब थोड़ा और डीपली बात करते हैं उधार की, यानी डेट की। देखिए, उधार एक दो-धारी तलवार होती है। ये या तो किसी को बहुत अमीर बना सकती है या फिर जिंदगी भर के लिए गरीबी के जाल में फंसा सकती है। उधार मुख्यतः दो तरह के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो है जो मोटा भाई इस्तेमाल करता है, जैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना या एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना जहां से हर महीने रेंट आता हो। ये उधार जेब में पैसा डालता है। लेकिन बैड डेट एक मीठा जहर है जिसमें काजू पूरी तरह से डूबा हुआ है। ईएमआई पर लेटेस्ट महंगा फोन लेना, सिर्फ शो ऑफ के लिए महंगी गाड़ी का लोन निकलवाना। ईएमआई की वजह से खर्चा मंथली छोटा लगता है, पर असल में ये एक ऐसा जाल है जो वेल्थ को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल के डिजिटल वक्त में इस बैड डेट और बेवजह के खर्चों को सबसे ज्यादा हवा दे रहा है एक नया कॉन्सेप्ट, जिसे हम द कैशलेस ट्रैप कह सकते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना। पहले के जमाने में जब हाथ से 500 या 2000 के नोट फिजिकली किसी को देने पड़ते थे तो अंदर से एक चोट लगती थी, एक पेन होता था। दिमाग 10 बार सोचता था खर्च करने से पहले। पर आज यूपीआई, क्यूआर कोड्स और डिजिटल वॉलेट्स ने इस पेन ऑफ पेइंग को बिल्कुल खत्म कर दिया है। एक कोड स्कैन किया और 5000 रुपए गायब और पता भी नहीं चलता। इसने हमारी इमोशंस को हमारी स्पेंडिंग से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया है। काजू को महसूस ही नहीं होता कि वो हल्के हल्के इस हिडन ईएमआई स्पाइरल में धंस चुका है और चुपचाप अपनी वेल्थ कमा रहा है। तो आखिर असली अमीर लोग इस बैंक के उधार का सही फायदा उठाते कैसे हैं? दोस्तों, उस सबसे बड़े सीक्रेट का नाम है लेवरेज। लेवरेज का सिंपल सा मतलब है कि अपना थोड़ा सा पैसा लगाकर बाकी का पैसा बैंक से यानी अदर पीपल्स मनी यूज करके किसी बहुत बड़े एसेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। मोटा भाई एक 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने के लिए सालों तक पूरा पैसा जमा करने का वेट कभी नहीं करता। वो अपना एक छोटा सा हिस्सा डाउन पेमेंट में लगाता है और बाकी अमाउंट पर वाइजली लेवरेज ले लेता है। इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, साल 2001 में शाहरुख खान साहब ने अपना फेमस घर मन्नत 13 करोड़ रुपए में खरीदा था। पर क्या आप जानते हैं उन्होंने अपनी जेब से कितना पैसा दिया? सिर्फ 2.6 करोड़ रुपए एज अ डाउन पेमेंट। बाकी 10.4 करोड़ का बैंक से लोन लिया गया। अब इस टाइमलाइन का खेल देखिए, जो मैथमेटिकल तौर पे काफी हैरान करने वाला है। अगर वो उस वक्त इस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते तो उस प्रॉपर्टी का किराया ही आराम से 8 लाख की ईएमआई कवर कर लेता और बल्कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो अलग से जनरेट करता। यानी प्रॉपर्टी ने अपना लोन खुद ही चुका दिया। और फिर 2022 आते आते इसी मन्नत की मार्केट वैल्यू हो गई लगभग 200 करोड़ रुपए। सिर्फ 2.6 करोड़ खुद लगाकर आज 200 करोड़ का मैसिव एसेट खड़ा हो गया। ये एग्जाम्पल लेवरेज की मैजिकल पावर को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक फाइनेंशियल ट्रूथ बॉम्ब है जिसे हमेशा याद रखना होगा। लेवरेज और कंपाउंडिंग के इंजन को ठीक से काम करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल है वक्त। इन दोनों किरदारों के चार्ट को ध्यान से देखिए। मोटा भाई ने 25 साल की उम्र में एक छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू की। एज 60 आते आते कंपाउंडिंग के पावर से 3.2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड तैयार है। वहीं काजू ने थोड़ा ओवर स्मार्ट बनकर सोचा कि मैं 35 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। उसने मोटा भाई से 3 गुना ज्यादा मंथली पैसा मार्केट में लगाया, फिर भी वो 60 की उम्र तक सिर्फ 0.8 करोड़ ही जमा कर पाया। तो क्रूशियल टेक अवे क्या है? कंपाउंडिंग का जादू इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि कितना बड़ा पैसा लगाया गया है, बल्कि इस बात पर करता है कि उस पैसे को कितना लंबा वक्त दिया गया है।
अब थोड़ा सीरियसली एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए काजू ने फाइनली समझदारी दिखाई और बहुत मेहनत करके 20 लाख का एक शानदार स्टॉक पोर्टफोलियो बना भी लिया, लेकिन भगवान न करे किसी दिन उसका एक बड़ा मेडिकल एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल का बिल सीधा आया 15 लाख रुपए का, और क्योंकि काजू के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, सारे अच्छे स्टॉक्स सिर्फ एक पल में जीरो हो गए। इसे रोकने के लिए चाहिए होती हैं ये अल्टीमेट शील्ड्स। बिना एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के गुजारा करना एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा है। दोस्तों, इंश्योरेंस किसी को अमीर नहीं बनाता, ये बात सच है। ये बस आपको सड़क पर आने से, बर्बाद होने से बचाता है। और एक सुनहरा असूल हमेशा याद रखें, इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। उन पॉलिसी से हमेशा दूर रहें जो एक साथ ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों का वादा करती हैं। जब एक बार प्रोटेक्शन का काम हो जाए, उसके बाद बारी आती है असली ग्रोथ की। और यहां पर सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का ये फंडामेंटल डिफरेंस समझना बहुत ही अहम है। बचत करना यानी सेविंग करना हमारे आज को प्रोटेक्ट करता है, पैसा इजीली एक्सेसिबल होता है, पर इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है। और महंगाई यानी इन्फ्लेशन दीमक की तरह इस पैसे की एक्चुअल परचेजिंग पावर को खा जाती है। दूसरी तरफ आती है इन्वेस्टिंग, जो हमारे आने वाले कल की वेल्थ बनाती है। ये महंगाई को पिछड़ती है। हाँ, इसमें रिस्क जरूर होता है, मार्केट अप डाउन होता है, लेकिन रिस्क मैनेज्ड और डाइवर्सिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट किए बिना कोई भी बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। बैंक हमारा पैसा सेव जरूर रखता है, पर वहां रखा पैसा आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता। और ये सारी की सारी मेहनत, बजट बनाना, डिसिप्लिन रखना, आखिर ये सब किस मकसद के लिए है? ये सब इसलिए है ताकि एक दिन ट्रू रिटायरमेंट हासिल की जा सके। देखिए, रिटायरमेंट का फॉर्मूला सच में बहुत सिंपल और पावरफुल है। हमारे समाज में रिटायरमेंट का मतलब माना जाता है बूढ़ा हो जाना या थककर काम छोड़ देना, पर एक्चुअली रिटायरमेंट एक मैथमेटिकल बेंचमार्क है। जिस दिन एसेट से आने वाली पैसिव इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी का रेंट हो, शेयर्स का डिविडेंड हो या बिजनेस का प्रॉफिट हो, जिस दिन वो पैसिव इनकम जिंदगी जीने के मंथली खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, एक इंसान सच्चे मायनों में रिटायर हो चुका होता है। फिर चाहे उसकी उम्र 35 साल ही क्यों ना हो, उस पॉइंट पर आकर पैसा इंसान के लिए काम करता है। इंसान को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सबक क्या निकला? वो यह है दोस्तों कि वेल्थ क्रिएशन का एक्चुअल गोल बैंक अकाउंट में सिर्फ जीरोस बढ़ाना या स्टेटस दिखाना नहीं है। इस पूरी जर्नी का असली मकसद है आजादी खरीदना, फ्रीडम। पैसे के स्ट्रेस से फ्रीडम, किसी बुरे बॉस से आजादी, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी की टर्म्स डिक्टेट करने की आजादी। बजटिंग सिर्फ एक नक्शा है, सेविंग एक गाड़ी है, इन्वेस्टिंग वो फ्यूल है जो उस गाड़ी को आगे ले जाता है। लेकिन हमारी मंजिल हमेशा फ्रीडम ही है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ताऊजी ज्ञान के इस विश्लेषण से इस टॉपिक पर काफी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फाइनेंशियल जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और वेल्थ बनाते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद,